हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सेक्शन 67 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेक्शन 67 जो है वो बात करता है राइट्स के बारे में। किसके राइट्स के बारे में? मॉर्टगेजी के राइट्स के बारे में। मॉर्टगेजी कौन से राइट के बारे में? मॉर्टगेजी के राइट के बारे में बात करता है, फोरक्लोजर के राइट के बारे में और सेल के राइट के बारे में। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इसके अंदर कि मॉर्टगेजर कौन होता है, मॉर्टगेजी कौन होता है। मॉर्टगेजर वो व्यक्ति होता है जो अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के और मॉर्टगेजी से लोन लेता है। ठीक है। अपनी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के बदले में जो होता है वो मॉर्टगेजी से लोन ले लेता है। ठीक है ना। तो उसको तो हम मॉर्टगेजर बोलते हैं। मॉर्टगेजी वो होता है जो लोन देता है, हम उसको मॉर्टगेजी बोलते हैं। और जो पैसा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं मॉर्टगेज मनी। और जिस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है वो होती है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है उसको बोलते हैं मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। ठीक है। तो जैसे कि एक फोरक्लोजर का राइट जो होता है वो मॉर्टगेजी के पास होता है, ऐसे ही जो एक राइट टू रिडम्पशन होता है वो मॉर्टगेजर के पास राइट होता है। मॉर्टगेजर के पास राइट क्या होता है कि अगर मॉर्टगेजर जो होता है, अगर वो अपनी पेमेंट जो है लोन की कर देता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करा सकता है। कि मॉर्टगेजी को वो कहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी वापस दी जाए, जो जिसके लिए मैं लोन लेता हूँ वो लोन की पेमेंट आपको कर दिया, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो वापस कराई जाए। अगर वो नहीं करता तो कोर्ट के थ्रू सूट फॉर रिडम्पशन फाइल करके वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेता है। ठीक है ना। इसी तरह से अब इसमें क्या होता है कि अब मॉर्टगेजर के पास जैसे राइट है, ऐसे मॉर्टगेजी के पास भी राइट देगा, राइट फॉर फोरक्लोजर। राइट फॉर फोरक्लोजर क्या होता है कि मान लो एक टाइम फिक्स किया गया था, उस टाइम फिक्स के अंदर अगर मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी को पेमेंट नहीं देता तो मॉर्टगेजी के पास ये राइट होता है कि वो फोरक्लोजर का सूट फाइल कर सकता है। फोरक्लोजर के सूट के अंदर होता है क्योंकि फोरक्लोजर के सूट के अंदर ये होता है कि अगर टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं की जाती मॉर्टगेज मनी की, ठीक है, या फिर मान लो मॉर्टगेज मनी की टाइम पे पेमेंट नहीं की गई, या फिर मॉर्गेज का जो टाइम है मॉर्गेज मनी रिटर्न करने का वो बीत गया और अभी तक इसने फोर क्लोजर का सूट फाइल नहीं कराया मॉर्गेजी ने, और अभी तक उसने पैसा फिर भी नहीं पे करा है या पैसा कोर्ट में जमा नहीं कराया है, तो उससे पहले पहले मॉर्गेजी के पास ये राइट होता है कि वो सूट फाइल कर सकता कोर्ट के अंदर फोर क्लोजर का। फोर क्लोजर के सूट के अंदर वो ये कहता है कि जो मॉर्गेजर के पास राइट टू रिडम्पशन है कि मैं उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस दूं, ठीक है, उसको डिबार कर दिया जाए। ठीक है ना। तो यही सेक्शन 67 के अंदर बताया। ये राइट उसके पास कब होता है, इसके अंदर सीधा आपको ध्यान रखना है कि राइट टू फोरक्लोजर तब होता है मॉर्गेजी के पास जब मॉर्गेज मनी जो होती है, मैंने जैसा कि मॉर्गेज मनी बताई थी कि जो लोन का पैसा होता है उसको मॉर्गेज मनी बोलते हैं, कि वो पैसा अभी तक मॉर्गेजर ने उसको वापस नहीं दे दिया है, ड्यू डेट आने के बाद भी, टाइम होने के बाद भी। ठीक है। तो जो मोर्गेजू होता है वो सूट फाइल कर देगा कोर्ट के अंदर कि भाई जो इसका रिडम्पशन का राइट है उसको ख़त्म कर दिया जाए। रिडम्पशन का राइट मैंने बता ही दिया कि जब मोर्गेजी पेमेंट दे देता है तो उसके पास वो सूट फाइल कर देता है कि भाई मेरा पैसा वापस दिया जाए। ठीक है ना। अभी तक उसने ये सूट अभी तक मान लो फाइल ही नहीं किया मोर्गेजर ने, ठीक है ना, पैसा देने के बाद भी उसने फाइल नहीं किया है, तो है ये। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 67 क्या कहता है। कि भाई 67 को हम पढ़ते हैं। ठीक है। जो कि किसके राइट के बारे में बता रहा है, जो कि राइट्स बता रहा है किसके, मॉर्गेजी के राइट के बारे में बता रहा है। देखो सेक्शन 67 कहता है राइट टू फोरक्लोजर और सेल। ये सेक्शन देखो आगे क्या कहता है, इन दी एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मान लो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इन दी एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी। देखो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो सेक्शन 67 ही उस कॉन्ट्रैक्ट की बातें अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे कह रहा है कि आपने कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ तो फिर सेक्शन 67 में जो लिखा है वो अप्लाई होगा आपका। ठीक है। अब सेक्शन 67 क्या कहता था, मॉर्गेजी। मॉर्गेजी मैंने आपको बता ही दिया कौन होता है, जिसने पैसा लेना होता है, हैज़। अब यहाँ पे हैज़ है ना, इसको यहीं तक अब रोकते हैं, फिर ये आगे आएगा इसको पढ़ने के लिए। पहले आगे एक चीज़ देखते हैं, एट एनी टाइम, मतलब कि मॉर्गेजी क्या कर सकता है, एट एनी टाइम आफ्टर द मॉर्गेज मनी हैज़ बिकम ड्यू। कि मॉर्गेज मनी क्या होती है, जो लोन दिया है मॉर्गेजी ने मॉर्गेजर को, वो पैसा ड्यू डेट आ गया है, वो पैसा ड्यू हो गया, उसको लेना है। एंड दूसरी बात वो कह रहा है, एंड बिफोर ए डिक्री हैज़ बीन मेड फॉर रिडम्पशन। मतलब कि बिफोर मतलब कि अभी तक जो रिडम्पशन की डिक्री है वो पास नहीं हुई है, मतलब कि मॉर्गेजर ने अभी तक मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम कराने की डिग्री नहीं ली है उससे पहले पहले। फिर आगे वो कह रहा है और के बाद फिर बिफोर दोबारा पढ़ो, और बिफोर द मॉर्गेज मनी हैज़ बीन पेड, और अभी तक मॉर्गेजर ने मॉर्गेज मनी पे नहीं की है। और फिर आगे पढ़ो, और के से पहले कि बिफोर लिखो, और के बाद और बिफोर द डिपॉजिटेड एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, और उसने पैसा भी डिपॉजिट नहीं किया कोर्ट के अंदर, किसने, मॉर्गेजर ने मॉर्गेज मनी अब तक कोर्ट में डिपॉजिट नहीं की है। अब हम शुरू से पढ़ते हैं दोबारा इसके अंदर। तो क्या वो कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है मॉर्गेजी हैज़,
मोर्टगेजी के पास क्या है राइट। अब यहाँ से पढ़ना है, तो उसके बाद मोर्टगेजी के पास राइट होता है। कब राइट होता है? ड्यू डेट आ गई है, पैसा पे नहीं करा है, ठीक है, उससे पहले, और डिपॉजिट भी नहीं गया है मोर्टगेज ने, तो उसके बाद राइट होता है टू ऑब्टेन फ्रॉम द कोर्ट ए डिक्री। एक डिक्री ऑब्टेन कर सकता है मोर्टगेजी दैट द मोर्टगेजर शैल बी एब्सोल्युटली डिबार्ड ऑफ हिज राइट टू रिडीम। कि मोर्टगेजी को जो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कराने का, वापस लेने का राइट है, उसको डिबार किया जाए, क्योंकि मोर्टगेज मनी मेरी ड्यू हो गई थी और इसने अभी तक पैसा भी जमा नहीं कराया है, ठीक है, और ना ही इसने मुझे पे करा है, ठीक है ना। तो वो कहेगा भी ये इसके ऊपर क्या करा जाए, रिडीम का जो राइट था उसको डिबार किया जाए और जो प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया जाए, ठीक है ना। दैट द प्रॉपर्टी भी सोल्ड, ताकि उसको उसका पैसा मिल जाए, किसको? मोर्टगेजी को, कि उसको रिडीम का राइट, उसको प्रॉपर्टी वापस नहीं होगी, प्रॉपर्टी बेच के मुझे पैसा दिला जाए। अब इसमें आगे कह रहे हैं सूट ऑब्टेन a decree that mortgager shall be absolutely debarred of his right to redeem the mortgager property is called the suit for foreclosure। मतलब ये सूट होता है ना, सूट जो फाइल करेगा इस तरह का करने के लिए टू ऑब्टेन ए डिक्री, कौन सी डिक्री की? जिसके थ्रू डिबार कर दिया जाए, किसको डिबार कर दिया जाए? मोर्टगेजर को डिबार कर दिया जाए अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए। तो जो सूट फाइल किया जाएगा उसको डिबार करने का, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सूट फॉर फोरक्लोजर। जो सूट फॉर फोरक्लोजर होता है वो कौन फाइल करता है? मोर्टगेजी फाइल करता है, ठीक है ना। अब देखो हम आगे देखते हैं इसके अंदर ही, ये कह रहे हैं नथिंग इन दिस सेक्शन, जो हमने भी पढ़ा है ऊपर सेक्शन, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड। क्या इस सेक्शन क्या कहते हैं? हम इसको देखे थे सेक्शन में, हमें ये लगता है कि ये सेक्शन जो होता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, ऐसा लगता है टू अथोराइज एनी मोर्टगेजी, क्योंकि वो किसी मोर्टगेजी को अथोराइज नहीं कर रहा अदर दैन ए मोर्टगेजी बाई ए कंडीशनल से। कौन से मोर्टगेजी? उसको छोड़ दो जो जिसके साथ, मतलब कि जब मोर्टगेजर ने लोन लिया हुआ मोर्टगेजी से और उसने जो मोर्टगेज डीड बनाई गई उसमें कंडीशनल सेल की बात की गई होगी। कंडीशनल सेल की भी अगर मैंने ड्यू डेट पे आपको पैसा नहीं दिया तो फिर ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको छोड़ के, और मोर्टगेजी अंडर एन एनोमलस मोर्टगेजी। एनोमलस मॉर्गेजेज क्या होता है? जो इन बाकी के पार्ट थे उसमें तो नहीं आता, ये मिक्सिंग होती है एक तरह से, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है केस टू केस क्या होता है, ठीक है। इसको छोड़ के बाय द टर्म ऑफ विच ही इज एंटाइटल्ड टू फोरक्लोज, ठीक है ना, जिसके टर्म्स में जिस टर्म के थ्रू वो एंटाइटल था, इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। वो फोरक्लोज करवा सकता था। तो इसमें लिखा कि नथिंग इन सेक्शन, इन दो बातों को छोड़ के, कंडीशनल सेल और एनोमलस मॉर्गेज, इस केस के अंदर वो एंटाइटल है सूट फॉर फोरक्लोजर के लिए। मतलब अगर जो आपने मॉर्गेज बनाई थी, मॉर्गेज डीड, उसके अंदर ये बात डाली गई थी कि भाई कंडीशनल सेल होगी या एनोमलस मॉर्गेज था, तो उस केस में तो उसके पास राइट है, किसके पास? मॉर्गेजी के पास एंटाइटल टू फोरक्लोजर। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे अगर हम ध्यान से पढ़े तो कहीं भी अथराइज नहीं है टू इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर फोरक्लोजर। तो वो इसके अलावा कहीं पे भी इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता सूट फॉर फोरक्लोजर का। तो इन दो कंडीशन में तो कर सकता है, इसके अलावा कहीं पे भी उसको अथराइज नहीं किया गया है, ठीक है ना। और एन यूसुफ्रुक्चर मॉर्गेज एज सच और मॉर्गेजी बाई कंडीशनल सेल एज सच इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर सेल। अब देखो उसने क्या कह रहा है, और एन यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेजी। यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेजी क्या होता है? यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेजी होता है कि जो जिसको ये कहा गया कि आप अपनी, मैंने जो आपको प्रॉपर्टी दी है, आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके मेरे लोन का पैसा ले सकते हो, तो ले लो जी। 10 साल 15 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेजी है वो भी जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकता फोरक्लोजर है, क्योंकि भाई उसने जब कंडीशन दी तो यही कहा था कि जो मैं आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ तो इसके जो भी आप इसको इंटरेस्ट पे दो, कुछ भी दो, तो जो भी मैंने लोन लिया उससे वो सारा पैसा उतार दो। तो ऐसा कोई टाइम पीरियड वगैरह उसमें नहीं होता। तो ये जो ऐसा जो यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेजी जो होता है, जो मॉर्गेज होता है, उसके अंदर भी उसको जो सूट फॉर फोरक्लोजर जो है वो फाइल नहीं कर सकता। और मॉर्गेजी बाई कंडीशनल से ऐसा इंस्टीट्यूट सूट फॉर सेल, ठीक है। और मॉर्गेजी बाई एक कंडीशनल सेल जो है वो तो फाइल कर सकता है, लेकिन और कोई फाइल नहीं कर सकता है इसके अलावा। अब इसी के अंदर क्लोज बी क्या कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू अथोराइज ए मॉर्गेजर हु होल्ड द मॉर्गेजेस राइट एज हिज ट्रस्टी। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये सेक्शन ये भी नहीं कहीं दिखाता कि जो मॉर्गेजर है जो होल्ड करता है मॉर्गेजी का राइट एज हिज ट्रस्टी, कि उसके ट्रस्टी की तरह उसने प्रॉपर्टी को अपने पास रखा हुआ है, और एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी, मतलब कि जो मॉर्गेजर है वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है। एंड हु मे शू फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी टू इंस्टीट्यूट सूट फॉर फोरक्लोजर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी सूट फॉर फोरक्लोजर फाइल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। हु मे शू फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी
और जो प्रॉपर्टी को सेल करने का सूट तो फाइल कर सकता है, लेकिन फोरक्लोजर का सूट फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्लोज सी कहता है फिर नथिंग इन सेक्शन शैल बी अथराइज मॉर्गेजी ऑफ रेलवे। मान लो अगर आपने रेलवे को लोन दे रखा है या कनाल्स के लिए, अदर वर्क मेंटेनेंस ऑफ दी विच इज द पब्लिक, ऐसे किसी भी काम के लिए लोन दे रखा है जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वो जो है वो मॉर्गेजी भी इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता सूट फॉर फोरक्लोजर और सूट फॉर सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर कहीं भी ये चीज़ सेक्शन में नहीं बताई गई कि इस तरह का मॉर्गेजी जो है फोरक्लोजर का सूट फाइल कर सकता है। और इसके बाद क्लोज डी कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अथराइज ए पर्सन इंटरेस्टेड इन पार्ट ओनली ऑफ द मॉर्गेज मनी। अब मान लो जैसे ए और बी हैं, दो व्यक्ति हैं जो कि मॉर्गेजी हैं एक तरह से, ठीक है ना, या मान लो मॉर्गेजी ए है और मॉर्गेजर एक्स है। अब मॉर्गेजी ने किसी दूसरे व्यक्ति को भी जो है कुछ पैसा वैसा लेके कुछ उसका पार्ट जो है उस प्रॉपर्टी के अंदर फिक्स कर दिया है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्ट, इंटरेस्टेड पर्सन की टू अथराइज ए पर्सन इंटरेस्ट इन पार्ट ओनली ऑफ द मॉर्गेज मनी, कि मॉर्गेज मनी जो है उससे दिलवानी होगी, ठीक है, मॉर्गेजी ने कुछ पैसा जो होता है किसी थर्ड पर्सन से लेकर दिया होगा, तो वो इंटरेस्टेड पार्टी होगी। तो वगैरह इस सेक्शन में कहीं भी अथोराइज नहीं कर रहा ए पर्सन इंटरेस्टेड इन पार्ट ओनली ऑफ द मॉर्गेज मनी टू इंस्टीट्यूट ए सूट, कि वो व्यक्ति सूट फाइल कर सकता है रिलेटिंग ओनली टू ए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जो कि जिसके पास ही कुछ मतलब कि सिमिलर पार्ट होगा मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, वो कब तक सूट फाइल नहीं कर सकता अनलेस द मॉर्गेजी हैव विद द कंसेंट ऑफ द मॉर्गेजर। मतलब या तो मॉर्गेजर जो है मॉर्गेजर की कंसेंट अगर उसने ले रखी है, ठीक है ना, तो मॉर्गेजर और मॉर्गेजी की कंसेंट, मतलब कि मॉर्गेजर से कंसेंट ले रखी है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है जो इंटरेस्टेड पर्सन है मॉर्गेज मनी के अंदर, ये भी सूट फाइल कर सकता है, तब तो वो कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो है वो जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो सूट फाइल नहीं कर सकता अगर मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में कोई कंसेंट नहीं थी, ठीक है। तो ये सेक्शन बस आपको इतना ही कहता है। तो आई होप दैट आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो फिर भी आप इसको नीचे मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको समझाने की।